महाराष्ट्र में कैसे फंस गई 67,000 सोसाइटियां? क्या आपकी सोसाइटी पर भी लटक रही है खतरे की तलवार? बिल्डरों ने क्या आपके साथ भी कर दिया सीक्रेट खेल? बिल्डरों की चाल पर कैसे फेर दिया फडणवीस सरकार ने पानी? दोस्तों, जिस फ्लैट में आप पिछले 20-25 साल से रह रहे हैं, जिसकी ईएमआई आप भर चुके हैं, मेंटेनेंस देते हैं, सोसाइटी की एजीएम में वोट भी डालते हैं, हो सकता है कि उस जमीन के असली मालिक आज भी आप नहीं बल्कि बिल्डर के कागजों में वही बिल्डर हो, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र में 1000-2000 नहीं 67,000 हाउसिंग सोसाइटी इसी डरावनी सच्चाई के साथ जी रही। अब राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले समय में रीडेवलपमेंट, सेल्फ रीडेवलपमेंट और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल सकता है। तो आखिर सवाल यह है कि ये डीमेड कन्वेंस है क्या? सरकार अचानक इतनी एक्टिव क्यों हुई? क्या इससे बिल्डरों की मनमानी खत्म होगी? और अगर आप महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, मुंबई या देश के किसी भी शहर में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इससे क्या सीख लेनी चाहिए? दोस्तों, पूरा मामला समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकारी ऑर्डर नहीं बल्कि आने वाले सालों में रियल एस्टेट के सबसे बड़े बदलाव में से एक साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2005 में पुणे में एक फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने आपको रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट दिया, कब्जा भी मिल गया, सोसाइटी भी बन गई, आपको लगा अब सब कुछ आपका है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। दोस्तों, कानून के मुताबिक बिल्डर को पूरी जमीन और बिल्डिंग का कन्वेंस डीड यानी मालिकाना हक का अंतिम ट्रांसफर सोसाइटी के नाम करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जमीन के रिकॉर्ड में मालिक वही बिल्डर बना रहता है। यानी आप फ्लैट के मालिक हैं, लेकिन जिस जमीन पर पूरी बिल्डिंग खड़ी है उसका कानूनी कंट्रोल अब भी बिल्डर के नाम पर ही चल रहा है। यही वजह है कि जब 50-60 साल बाद बिल्डिंग पुरानी होती है और रीडेवलपमेंट की बात आती है, तब सबसे बड़ी कानूनी अड़चन यही पैदा होती है। अब समझिए डीमेड कन्वेंस क्या है। दोस्तों, महाराष्ट्र ने इस समस्या का समाधान पहले ही कानून में रखा था। अगर बिल्डर कन्वीनियंस नहीं देता तो सोसाइटी सरकार के पास आवेदन करके डीमेड कन्वीनियंस हासिल कर सकती है। इसका मतलब सरकार ऑर्डर देकर बिल्डर की जगह सोसाइटी को कानूनी मालिक घोषित कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि कागजों में आदेश मिल जाने के बाद भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी कार्ड और 7/12 एक्सट्रैक्ट में नाम अपडेट नहीं होता था। यानी आदेश मिला लेकिन रिकॉर्ड नहीं बदला। यही सबसे बड़ा पेच था। अब सरकार इसी पेज को खत्म करने निकली है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कॉरपोरेशन, रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एक साथ बैठाकर साफ निर्देश दिए कि अब डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बढ़ाकर पूरे प्रोसेस को तेज किया जाए। दोस्तों, आंकड़े देखें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। महाराष्ट्र में लगभग 1,27,000 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इनमें से करीब 67,000 सोसाइटी आज भी डीमेड कन्वेंस से वंचित हैं। लगभग 20,000 सोसाइटी को बिल्डर ने सीधे कन्वेंस दिया। करीब 20,000 सोसाइटी डीमेड कन्वेंस ऑर्डर हासिल कर चुकी है। लगभग 20,000 सोसाइटी सरकारी ज़मीन पर है। बाकी या तो आवेदन प्रक्रिया में है या अभी तक आवेदन ही नहीं किया। यानी आधे से ज़्यादा प्राइवेट सोसाइटियाँ अभी भी उस अधिकार का इंतजार कर रही है जो उन्हें सालों पहले मिल जाना चाहिए था। अब सवाल उठता है कि बिल्डर कन्वेंस देने से बचता क्यों है? उसका जवाब पैसे और कंट्रोल में छिपा है। कई मामलों में बिल्डर फ्यूचर में एक्स्ट्रा एफएसआई, टीडीआर या बची हुई ज़मीन पर दावा बनाए रखना चाहता है। कुछ मामलों में कानूनी विवाद चलते रहते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कहीं जानबूझकर देरी की जाती है। और नुकसान किसका होता है? उस मिडिल क्लास परिवार का जिसने ज़िंदगी की सारी बचत लगाकर अपने लिए एक घर खरीदा। अब सोचिए, आपकी 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसमें दरारें आने लगी, लिफ्ट बार बार ख़राब होती है, पानी की पाइपलाइन टूट रही है। आप रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, डेवलपर आता है और सबसे पहले पूछता है ज़मीन का मालिक कौन है। अगर रिकॉर्ड में सोसाइटी का नाम नहीं है तो पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है। यही वजह है कि मुंबई और पुणे में हज़ारों रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सालों तक फाइलों में अटके रहे। सरकार अब कह रही है कि सिर्फ आदेश देना काफ़ी नहीं, आदेश के बाद म्यूटेशन भी होगा, प्रॉपर्टी कार्ड अपडेट होगा, 7/12 रिकॉर्ड बदलेगा
और डिजिटल सिस्टम एक दूसरे से जुड़ेगा। यही इस फैसले का सबसे बड़ा असर दिखाई देगा। सरकार रजिस्ट्रेशन, सेटलमेंट और सिटी सर्वे के डेटा को आपस में जोड़ने का काम कर रही है ताकि एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट में फिर से शुरू ना करना पड़े। यानी अगर डॉक्यूमेंट्स एक जगह जमा हो गए तो बार बार वही कागज अलग अलग ऑफिस में नहीं ले जाने पड़ेंगे। अब इसे आम आदमी की भाषा में समझिए। पहले क्या होता था, सोसाइटी ने आवेदन दिया, महीनों बाद आदेश मिला, फिर रेवेन्यू ऑफिस जाना, फिर सिटी सर्वे जाओ, फिर लैंड रिकॉर्ड ऑफिस जाओ, फिर म्यूटेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन दो, फिर प्रॉपर्टी कार्ड अपडेट कराओ। यानी एक काम के लिए 5 दफ्तर। अब सरकार चाहती है कि ये पूरी चेन एक साथ चले। अगर ऐसा सच में लागू हो गया तो हजारों सोसाइटी को बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, क्या सिर्फ महाराष्ट्र में ही ऐसी प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र में डीमेड कन्वेंस जैसा मजबूत कानूनी रास्ता बनाया है। दिल्ली एनसीआर में भी हजारों सोसाइटी ऐसी है जहां कॉमन एरिया, क्लब हाउस, पार्किंग और लैंड ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट होते रहते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट आज भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री या अथॉरिटी के विवाद में फंसे। गुरुग्राम में आरडब्ल्यू और बिल्डर के बीच कॉमन एरिया ऑनरशिप को लेकर लगातार टकराव होता है। इसलिए महाराष्ट्र का ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। अब जरा इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बात करते हैं। मान लीजिए 2 समान फ्लैट हैं, दोनों की लोकेशन एक जैसी, दोनों का साइज बराबर है, लेकिन एक सोसाइटी के पास साफ कन्वीनियंस है और दूसरी के पास नहीं है। आने वाले समय में कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी? जाहिर है पहली वाली, क्योंकि रीडेवलपमेंट आसान होगा, बैंक फाइनेंस से भरोसा बढ़ेगा और कानूनी जोखिम कम होगा। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ कारपोरेट एरिया देखकर घर मत खरीदिए, ऑनरशिप स्ट्रक्चर भी समझिए। अब आपको एक चेकलिस्ट देता हूं जो हर फ्लैट खरीदने वाले को देखनी चाहिए। सबसे पहले पूछिए, कन्वेंस डीड हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो डीमेड कन्वेंस की स्थिति क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड में किसका नाम है? 7/12 एक्सट्रैक्ट में क्या एंट्री है? सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिला या नहीं? कंप्लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं? अगर 6 सवाल पूछ लिए तो बाद में करोड़ों रुपए के विवाद से बच सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ रीडेवलपमेंट की। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में ये मॉडल तेजी से चर्चा में आया। इसमें सोसाइटी खुद डेवलपर बनती है, बाहर के बिल्डर पर पूरी तरह बन जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त साफ ऑनरशिप होती है। अगर ज़मीन ही सोसाइटी के नाम नहीं है तो सेल्फ रीडेवलपमेंट लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए सरकार का ये कदम सीधे सीधे हजारों सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रास्ता खोल सकता है। अब मेरी बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट राय सुनिए। मुझे लगता है कि ये फैसला सही दिशा में उठाया गया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। भारत में समस्या कानून बनाने की कम और लागू करने की ज़्यादा रही है। अगर चारों विभाग सच में डिजिटल इंटीग्रेशन करते हैं, टाइमलाइन तय करते हैं और म्यूटेशन को ऑटोमेटिक बनाते हैं, तभी इसका असर ज़मीन पर दिखेगा। दूसरी बात, सरकार को उन 67,000 सोसाइटी के लिए जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाना चाहिए। हर जिले में हेल्प डेस्क बने, ऑनलाइन ट्रैकिंग हो और हर आवेदन की समय सीमा तय हो। तीसरी बात, जिन बिल्डरों ने जानबूझकर सालों तक कन्वेंस रोका, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी लेकिन जवाबदेही नहीं होगी तो पुरानी प्रॉब्लम फिर लौट आएगी। चौथी बात, दूसरे स्टेट्स को भी महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए। आज भारत में करोड़ों लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। आने वाले 20, 30, 40, 50 साल में रीडेवलपमेंट सबसे बड़ा रियल एस्टेट सेक्टर बनने वाला है। अगर ओनरशिप ही साफ नहीं होगी तो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अटक सकते हैं। इसलिए मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत के शहरी फ्यूचर का है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी सोसाइटी 15-20 साल पुरानी है तो अगली एजीएम में सिर्फ मेंटेनेंस या पार्किंग पर बहस मत कीजिए। सबसे पहले ये पता कीजिए कि कन्वीनियंस हुआ या नहीं, क्योंकि जिस दिन ज़मीन का मालिकाना हक कागज़ों में भी आपकी सोसाइटी के नाम आ जाएगा, उसी दिन आपका फ्लैट सिर्फ रहने की जगह नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी रूप से कहीं ज़्यादा मजबूत और फ्यूचर में कहीं ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति बन सकता है। यही वजह है कि मैं इस फैसले को महाराष्ट्र के रियल एस्टेट में आने वाले सबसे बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों में से एक मानता हूँ, क्योंकि घर खरीदना सिर्फ 4 दीवार खरीदना नहीं, बल्कि उस ज़मीन पर अपना कानूनी अधिकार सुरक्षित करना है जिस पर आपका पूरा भविष्य खड़ा है। दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी अपनी सोसाइटी की ऑनरशिप चेक की? नहीं की तो तुरंत कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप महाराष्ट्र में तभी करें। आप देश के किसी भी हिस्से में एक बार ऑनरशिप का स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए कि वो सोसाइटी के नाम पर है या फिर
बिल्डर अपने नाम पर दबाए बैठा है। कमेंट कर आपकी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, जागरूक हो सके। और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।